हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? सबसे पहले अगर बात की जाए प्रतिरोध, तो प्रतिरोध मीन्स होता है आपका अवरोध। और अवरोध मतलब आप जानते ही हैं कि अवरोध या कहें तो बाधा, रुकावट। और ये रुकावट किसके मार्ग में होती है? तो ये होती है धारा के मार्ग में। तो धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को ही हम क्या कहते हैं? आपका प्रतिरोध कहते हैं। बिल्कुल सरल परिभाषा। हमने क्या बताया आपको? वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध आता है, जो रुकावट आती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अथवा सेकंड डेफिनेशन होती है विद्युत प्रतिरोध की, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार। ओम एक वैज्ञानिक थे, अभी हम आपको ये नियम बताएंगे। तो ओम के नियम से क्या है कि V अपॉन I बराबर R बराबर नियतांक। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी चालक V क्या होता है? आपका विभवांतर। और I क्या होता है? आपका धारा। तो हम कह सकते हैं कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और चालक में प्रवाहित धारा I का जो रेशियो होता है, का जो अनुपात होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। फिर से एक बार क्या बताया हमने? V क्या है? आपका विभवांतर। I क्या है? आपकी करंट यानी धारा। तो हम क्या कह सकते हैं कि चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर V और चालक में प्रवाहित धारा I का जो अनुपात होता है, वही क्या कहलाता है? आपका प्रतिरोध कहलाता है। यानी यहाँ से फॉर्मूला हो गया आपको क्लियर कि V अपॉन I बराबर R। इसके बाद प्रतिरोध जो होता है, चूंकि प्रतिरोध अलग अलग धातुओं के लिए, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, अर्थात जैसे जैसे अलग अलग यदि पदार्थ चेंज होगा तो फिर क्या होगा? आपका प्रतिरोध भी चेंज हो जाएगा, अर्थात उसमें धारा और ज़्यादा रुकावट आएगी। इसी आधार पर पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। चालक, अचालक और तीसरा होता है आपका अर्धचालक। चालक क्या होते हैं? चालक मीन्स कंडक्टर। कंडक्टर माने चालक का मतलब होता है अच्छे चालक। तो वे पदार्थ जिनमें क्या होता है? विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, क्या कहलाते हैं? आपके चालक कहलाते हैं। अर्थात वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा बहुत आसानी से, सुगमता से प्रवाहित होती है, क्या कहलाते हैं? चालक। जैसे आपकी धातुएं जो होती हैं, ज़्यादातर धातुएं क्या होती हैं? चालक होती हैं। अर्थात ये अच्छी चालक होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि चालक क्या होते हैं? तो चालक आप बता सकते हो कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, चालक कहलाते हैं। और इनका उदाहरण क्या होता है? धातुएं। अचालक जिनमें कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और अर्धचालक क्या होते हैं? जिनमें धारा प्रवाहित होती है, अर्थात जिनमें धारा चालकों से कम प्रवाहित होती है लेकिन अचालकों से अधिक प्रवाहित होती है। तो ये आपका यहीं से वर्गीकरण निकल कर आता है, तो वो भी हमने आपको बता दिया। तो प्रतिरोध आपको क्लियर, प्रतिरोध की हमने आपको 2 डेफिनेशन बता दी हैं। विभवांतर और धारा के अनुपात को भी हम प्रतिरोध कहते हैं। यूनिट अगर देखी जाए तो यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? विभवांतर का मात्रक क्या होता है आपका? हम आपको बता चुके हैं, वोल्ट। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। सो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपका? वोल्ट प्रति एम्पियर। फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट इसका मात्रक ओम भी होता है। यानी कि प्रतिरोध का फेमस मात्रक जो है बहुत ज़्यादा, वो क्या है? ओम। और इसको किससे व्यक्त किया जाता है? इसका जो साइन होता है वो होता है ओमेगा। इसे ओमेगा पढ़ा जाता है। और इसे बनाया कैसे जाता है? तो इस प्रकार से बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अभी तक इतनी चीज़ें सब समझ में आई होंगी। इसके बाद आपका परिभाषा आती है कि सर
नेक्स्ट की एक ओम की परिभाषा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम? एक ओम की परिभाषा। तो एक ओम की परिभाषा क्या होती है कि आपकी आप प्रतिरोध बराबर, फॉर्मूला आपको क्लियर है, प्रतिरोध R बराबर विभवांतर V बटे धारा I। अब यदि धारा का मान कितना कर दिया जाए 1 एम्पियर, विभवांतर कितना कर दिया जाए 1 वोल्ट, तो आपका प्रतिरोध कितना होगा 1 ओम। समझ में आया? यदि किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर कितना हो 1 वोल्ट और उसमें बहने वाली धारा कितनी हो 1 एम्पियर, तो उस पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है आपका 1 ओम होता है। क्लियर? हमने आपको क्या बताया, यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया वोल्टेज 1 वोल्ट हो, उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो उस तार का प्रतिरोध कितना होता है 1 ओम होता है। क्लियर? इसके बाद आपके ओम जो प्रतिरोध के बड़ी मात्रक होते हैं, प्रतिरोध के बड़ी मात्रक किलो ओम, मेगा ओम, ज्यादातर यही ओम होते हैं, यही मात्रक होते हैं। तो 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम या 10 की घात 3 ओम। इसी प्रकार से 1 मेगा ओम बराबर 10 की घात 3 किलो ओम या 10 की घात 6 ओम। प्रतिरोध का जो छोटा मात्रक होता है वो होता है आपका माइक्रो ओम। तो 1 माइक्रो ओम बराबर होता है आपका 10 की घात -6 ओम। क्लियर? मिली ओम भी आपका होता है 1 मिली ओम बराबर 10 की घात -3 ओम। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किस किस चीज से प्रतिरोध क्या है आपका प्रभावित होता है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहले ओम के नियम से सूत्र होता है आपका R बराबर ml बटे NE स्क्वायर टाउ A। R बराबर ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ A में m क्या है, m है यहाँ पर आपका द्रव्यमान, L क्या है, L है लेंथ तार की लंबाई, n है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है यहाँ पर, E है आपका मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या है यहाँ श्रांति काल, और ई क्या है यहाँ पर तार का क्षेत्रफल, पदार्थ का क्षेत्रफल। तो चूंकि ये सब क्या है कांस्टेंट हैं, तो हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल L अपॉन E या फिर R बराबर रो L अपॉन E। यहाँ से आपकी प्रतिरोध की तीसरी परिभाषा निकल कर आएगी। 2 परिभाषा हमने आपको बता दी हैं। तीसरी परिभाषा, यदि A बराबर कितना हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, L बराबर कितना हो जाए 1 मीटर, तो R बराबर आपका क्या होता है रो होता है। अर्थात रो यहाँ पर क्या है रो, तो रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ए के बारे में हमने आपको बता दिया है कि ए क्या है क्षेत्रफल। यदि किसी तार का क्षेत्रफल कितना हो 1 मीटर स्क्वायर और उस तार की लंबाई कितनी हो 1 मीटर, तो उस तार का जितना विशिष्ट प्रतिरोध होता है वही उस तार का क्या होता है प्रतिरोध होता है। अर्थात 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले और 1 मीटर लंबाई, अर्थात एक ऐसा तार जिसकी लंबाई कितनी हो 1 मीटर और उसका क्षेत्रफल कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, तो उस तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वही उस तार का क्या होता है प्रतिरोध होता है। क्लियर? यहाँ से हम आपको डिपेंडेंसी बता रहे थे, तो डिपेंडेंसी में क्या होता है R आपका क्लियर हो गया था, R बराबर रो L अपॉन A। तो R प्रोपोर्शनल L, यहाँ से स्पष्ट है समीकरण नंबर 1 की। तो आप
आपका क्या था कि आर प्रोपोर्शनल एल, अर्थात जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता है, तार का प्रतिरोध भी बढ़ता चला जाता है। अर्थात तार जितना ज़्यादा लंबा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, कहीं ना कहीं उतना ही ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। अर्थात लंबाई बढ़ेगी तो तार का प्रतिरोध बढ़ता रहता है। दूसरा पॉइंट, आर प्रोपोर्शनल 1/A, अर्थात यानी कह सकते हैं हम कि जब तार का क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और जब क्षेत्रफल कम होता है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ अर्थात तार जितना ज़्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही कम होगा। और जब तार जितना ज़्यादा पतला होगा, स्वाभाविक है जब पतला होगा तो लंबा होगा, लंबा होगा तो ये कंडीशन पहली वाली अप्लाई हो जाएगी। तो तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। तीसरा पॉइंट, आर प्रोपोर्शनल ताप यानी कि टेम्परेचर टी, तो ताप बढ़ने पर भी प्रतिरोध क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, एक फॉर्मूला होता है Vrms प्रोपोर्शनल रूट टी। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अणुओं की चाल बढ़ती है। स्वाभाविक है जब ताप बढ़ता है, जैसे अगर हम किसी पानी को गर्म करें, जैसे थोड़ी देर के लिए किसी पदार्थ को, लिक्विड को गर्म करें, तो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं कहीं ना कहीं क्या होता है आपका कि अणु तेज तेज गति करना चालू कर देते हैं। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ेगा तो अणु की चाल बढ़ेगी, और जब चाल बढ़ेगी तो वो आपस में क्या होगी, तेज तेज टकराएंगे। क्योंकि स्वाभाविक है जब हम तेज चलेंगे तो स्वाभाविक है कि किसी वस्तु से जल्दी टकरा सकते हैं, तो अणुओं की चाल बढ़ जाती है, और चाल बढ़ती है तो टकराने में कम समय लगता है। और जब कम समय लगता है तो आपका क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल 1/टाउ से स्पष्ट है कि टाउ अगर घटेगा यानी कि टक्कर में कम समय लगेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, अर्थात रुकावट ज़्यादा आएगी। तो ये आपका क्लियर है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट, आर प्रोपोर्शनल 1/n, यानी अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं तो स्वाभाविक है जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे पदार्थ उतना ही अच्छा चालक होगा, और पदार्थ उतना ही अच्छा चालक होगा तो फिर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपके 4 पॉइंट थे जो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि यदि तार की लंबाई, तार को हम क्या करें, n गुना खींच दें। जब तार को n गुना खींच दिया जाता है तो उसका क्या होता है कि मतलब उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये डेरिवेशन भी है इंटर क्लास में, हाई स्कूल में, तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि वो बोलते हैं कि तार की लंबाई को n गुना बढ़ा दिया गया है। तो मान लिया कि प्रारंभिक लंबाई L1 बराबर कितनी है, L, बाद की लंबाई कितनी हो जाती है आपकी NL, प्रारंभ में क्षेत्रफल कितना होता है A, क्योंकि जब तार खींचा जाएगा तो पतला होगा, पतला होगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात A2 बराबर क्या हो जाएगा आपका A/N। परंतु ये हम देख सकते हैं कि इसका एरिया देखा जाए, प्रारंभिक आयतन देखा जाए तो प्रारंभिक आयतन कितना है, हम लिख सकते हैं A1 L1। इसी प्रकार से बाद का आयतन, तो बाद का आयतन क्या हो जाएगा A2 L2, जो कि क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, जैसे हम कह सकते हैं कि L A1 L1, तो A1 का मान कितना है आपका A, और L1 का मान कितना है L, A2 का मान कितना है A/N, और इसका मान क्या है N, तो ये कट गया AL बराबर AL। तो यहाँ से आपका क्लियर है A1 L1 बराबर A2 L2, या हम यहाँ से निकाल सकते हैं A1/A2 बराबर हो जाएगा आपका L2/L1। क्लियर। मान लिया तार का प्रारंभिक प्रतिरोध क्या है, R1 बराबर फॉर्मूला होगा ρ1 इंटू L1/A1। इसी प्रकार से बाद का प्रतिरोध क्या होगा, R2 बराबर ρ2 L2/A2 से। सूत्र कहाँ से आया ये, R बराबर ρL/A से। इसके बाद चूंकि पदार्थ, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, जब तक पदार्थ नहीं बदलता तो ये नहीं बदलता है। चूंकि तार एक ही है तो हम रो से रो क्या कर देंगे, आपका कैंसिल कर देंगे। तो R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा आपका A2/A1, और